नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अडानी समूह के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है। अगर मैं कहूं कि संकट के बादल खत्म ही नहीं हो रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया, उनकी अपनी संपत्ति घट गई। वो दुनिया के पहले तो टॉप 10 के लिस्ट से बाहर हुए, फिर टॉप 20 के लिस्ट से बाहर हुए। और जो उनको लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो स्थिति और भी कहीं कहीं विकट होते हुए नजर आ रही है। हम लोग लगातार व्याख्या कर रहे हैं कि जिस तरह से शेयर बाजार में उनकी स्थिति लहूलुहान हुई, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन घटा, वैसे में कहीं कहीं वो एक भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और वो स्थितियां दिखनी शुरू हो गई है। और इन मामलों को लेकर कई बार बेचारगी की स्थिति दिखी। पहली बेचारगी तो उनकी वो दिखी कि एफपीओ जो 20,000 करोड़ का उन्होंने जारी किया था उसे उन्हें उस समय वापस लेना पड़ा, वो परिस्थितियों के कारण। और दूसरी स्थिति अब यह है कि वो कहां तो निजी क्षेत्र के बड़े शख्सियत बनना चाह रहे थे, ऊर्जा सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में जो है वो बड़े शख्सियत बनना चाह रहे थे और इसके लिए वो डीवी पावर का अधिग्रहण करने वाले थे। लेकिन पैसे के कमी के कारण डीवी पावर का वो अधिग्रहण नहीं कर सके। वो जो अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितने हजार करोड़ का था वो, तो वो 7,107 करोड़ में डीवी पावर का अधिग्रहण करना था। लेकिन 15 फरवरी को तिथि खत्म हो गई और वो भुगतान नहीं कर सके और डील कैंसिल हो गई। सामान्य रूप से ये सूचना आपको सामान्य लग रही होगी, लेकिन अगर थोड़े हिस्ट्री में जाएं हम लोग, तो जो हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो ऊर्जा सेक्टर में जो विशेषकर थर्मल पावर में इनका जो इन्वेस्टमेंट है, वहां से उनका विजन और उनका सपना पता चलेगा। 2021 में अडानी समूह ने एसबी एनर्जी इंडिया इसका अधिग्रहण किया था। पता है मित्रों कितने में अधिग्रहण किया था? 26,000 करोड़ में अधिग्रहण किया था। और उस अधिग्रहण के बाद ये डीवी पावर का अधिग्रहण करना चाह रहे थे। इनका मूल मकसद क्या था? मूल मकसद ये था कि थर्मल पावर के मामले में निजी सेक्टर में एक बड़े शख्सियत बने। चूंकि आप लोग जान रहे हैं झारखंड के गोड्डा में भी एक तरह से उन्होंने थर्मल पावर बनाया है। बड़ा ही एक अनोखा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें कोयला आना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया से बिजली सप्लाई होनी है और बांग्लादेश को। तो ये सब तमाम तरह की चीजें वो थर्मल पावर में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। हम लोग जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी तो एनटीपीसी है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के बड़े खिलाड़ी बनने वाले थे। अब वो नहीं बन पाएंगे, कहीं कहीं ये डील उनका टूटा है। संकट अगर यहीं पे होती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन संकट के बादल तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग रेटिंग एजेंसी हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वहां से भी संकट के बादल आ रहे हैं। और जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की तरफ से भी उन्हें झटका लगा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि वो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में उसका त्रिपक्षीय मूल्यांकन, त्रिआयामी मूल्यांकन कराएगी। उसका अडानी ट्रांसमिशन का वो पर्यावरणीय मूल्यांकन भी कराएगी, सामाजिक मूल्यांकन भी कराएगी और साथ ही साथ उसके गवर्नेंस का भी मूल्यांकन कराएगी। अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो एक तरह से वो ईएसजी का मूल्यांकन कराने की बात कर रही है। मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले नॉर्वे वेल्थ फंड, जो एक तरह से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वेल्थ फंड में आता है, उन्होंने जब अडानी समूह को टाटा बाय बाय कर दिया था, यानी यहां से सारे निवेश वो समेट के जा रहे थे, तब नॉर्वे वेल्थ फंड ने भी एक चीज कहा था उस समय। उन्होंने पर्यावरणीय मानकों को लेकर कि अडानी समूह जो पर्यावरणीय मानक है उसका जो मूल्यांकन किया था, उसके आधार पर उन्होंने आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि यह समूह जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विश्वास नहीं कर रहा, जो इनके मानक है उसके ऊपर खरे नहीं उतरते, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो नॉर्वे वेल्थ फंड ने उसमें टिप्पणी की थी, शिकायत करते वो निकल गए थे। लेकिन अब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने तीनों आयाम पे जांच करने की बात की। जो उनका पूरा बयान है, क्योंकि मैं पूर्णतः रिसर्च के साथ उपस्थित होता हूं मित्रों, उनका पूरा बयान स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का उन्हीं के हवाले से मैं बता रहा हूं। हम भारतीय रेगुलेटरी द्वारा किसी भी जांच और अडानी समूह द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त खुलासे सहित घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करेंगे। यानी सोच लीजिए, जो बड़े तमाम चाहे रेटिंग एजेंसियां हो, इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, सभी लोग इस समय अडानी समूह के एक एक एक्टिविटी पे छोटी छोटी नजर रखे हुए हैं। तो अब ये स्थिति आप देख सकते हैं। एक भ्रम की स्थिति यह भी रही, एमएससीआई मॉर्गन स्टैनले की तरफ से जो रेटिंग एजेंसी है, मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल कैपिटल,
उसने, आपको याद होगा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक तरह से अडानी समूह के 4 जो इनके कंपनियां हैं उसके फ्री फ्लोट को उन्होंने घटाने की घोषणा की थी। अचानक से न्यूज आने लगे कि फिर उन्होंने उसको टाल के मई तक कर दिया। ये न्यूज आधा सत्य है मित्रों, क्योंकि 2 कंपनियां जो है अडानी समूह की, और विशेषकर अडानी समूह की जब हम लोग बात करते हैं तो उनके जो सबसे फ्लैगशिप जो उनका शेयर है वो अडानी इंटरप्राइजेज है। अडानी इंटरप्राइजेज का जो फ्री फ्लोट का वेटेज है वो MSCI 1 मार्च से कम कर रही है, और इसके अलावा SSC का भी, ACC का भी जो वो 1 मार्च से जो है कि फ्री फ्लोट वो कम कर देगी, वेटेज घटा देगी। जबकि 2 को उन्होंने राहत दिया है, अडानी टोटल और अडानी ट्रांसमिशन। अडानी टोटल और ट्रांसमिशन इसका वो 1 मई तक उन्होंने टाल दिया है। तो थोड़ी राहत, पूरी राहत यहां से नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से ओवरऑल जो एक परसेप्शन बन रहा है मित्रों, उस परसेप्शन के मामले में अडानी समूह को कहीं कहीं भारी नुकसान होना पड़ रहा है। निवेशक उनसे लगातार दूरी बनाते हुए चले जा रहे हैं। और हम लोगों ने लगातार देखा, देखिए आज तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से डीबी पावर एक तरह से पैसे की कमी, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण यह अधिग्रहण वो नहीं कर सके। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि टोटल एनर्जी सरीखे जो निवेशक थे, जो हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के इनके उसके ऊपर काम करने वाले थे मिलके, बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, उन्होंने भी जो है कि हाथ खींच ली। यानी जो निवेशक थे वो अपना पैसा लेके पहले ही दूर हो रहे हैं। घोषणा पिछले साल हो गई थी टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी की घोषणा हुई थी, लेकिन वो घोषणा में ही रह गई। ये संकट की स्थिति है। ऐसे स्थिति में लगातार सर्वाइव करने के लिए कुछ कुछ प्रयास हो रहे हैं इनके तरफ से। और उसी बीच में एक स्थिति ये भी आई, अगर हम लोग देखें, देखिए 15 फरवरी को तो इनके शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। 16 फरवरी को सुबह में कुछ इनके शेयर सही अच्छे गति दिशा में चल रहे थे, लेकिन इन न्यूज के कारण जो मैं बता रहा हूं उसको फिर से झटका लगा कहीं ना कहीं। जो इनको मार्केट में शोर था मित्रों, वो शोर था कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त करने वाले हैं। ये ग्रांट थॉर्नटन को ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त करने वाले हैं। हालांकि जब अलग अलग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज ने इनसे पूछा तो फिर अडानी समूह ने स्पष्ट जवाब दिया कि वो किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को नियुक्त नहीं करने वाले हैं। और जो ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्ति को लेकर जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल कोरी अफवाहबाजी है। तो हालांकि ठीक है कि एक मार्केट पे एक अफवाह की स्थिति चल रही थी और कंपनी ने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन इस स्पष्टीकरण को मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया, इसे निगेटिवली लिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मार्केट का रिस्पॉन्स क्या है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो क्या चाह रही हैं? वो ये चाह रही हैं कि हिंडनबर्ग ने जो तमाम आरोप लगाए उसके बाद पारदर्शिता के लिए अडानी समूह क्या कदम उठाता है। उनके ऑडिटिंग के जो स्टाइल है उसके ऊपर लगाया गया कि बिल्कुल वहां पे अनुभवहीन लोगों को ऑडिट करने के लिए रखा गया था, बड़े फर्म्स के लोग नहीं थे। तो उसके प्रत्युत्तर में ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इस कयास झूठ का खंडन होना चाहिए, वो खंडन कंपनी ने किया, लेकिन इसका भी नुकसान कंपनी को मित्रों भुगतना पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे, हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट के मामले को, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं एक तरह से चाह रही है कि नियामकीय एजेंसियों को कैसे हम भारत में जो है कि इसकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, क्योंकि अडानी समूह के ऊपर 24 जनवरी से अब तक जो तमाम जांच पड़ताल की अपेक्षा पूरी दुनिया कर रही है, इन एजेंसियों ने उस रूप में कोई जांच अभी तक नहीं की है जो किसी मुकम्मल स्तर पे पहुंच जाए। अलग अलग ढंग से जांच चल रही होगी, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं है जो लोगों की अपेक्षा पे खरा उतर सके। ऑडिट अगर कंपनी खुद भी कराना चाह रही थी तब भी लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे कि किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से भी करा देते ऑडिट, तो भी उसका स्वागत कर लेते लोग। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं लास्ट में कहूंगा आज के समय में, कि 24 जनवरी का वो दिन और अब तक की स्थितियां, बीच में तो ये भी खबरें उठी कि विदेश में अलग अलग जगहों से जो है कि वो निवेशक को लाने का प्रयास हो रहा है। अब अडानी समूह कहीं न कहीं जो है जिन जिन बैंकों से इन्होंने लोन लिए हुए हैं उन बैंकों के साथ ही एक बैठक करने वाले हैं। 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में वो बैठकें होने वाली हैं। क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि बार्कलेज बैंक ने स्पष्ट किया था कि वो कहीं न कहीं अडानी समूह में अपना निवेश कम कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो जिन बैंकों ने इन्हें कर्ज दिया है उन बैंकों के बीच में विश्वास बहाली के लिए, और अगर उन बैंकों में ये विश्वास बहाली उपलब्ध करा पाते हैं तो बाकी और भी निवेशक इनके पास आ सके। क्योंकि इस समय अगर मैं कहूं मित्रों एक लाइन में कि अडानी समूह का जो सबसे बड़ा संकट है निवेशकों की उनसे दूरी, ये उनके लिए सबसे बड़े संकट की स्थिति है। और
मैं बार बार बोलता हूं कि अडानी समूह को केवल आप भारतीय उद्योग जगत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल अडानी समूह तक ना लें। परसेप्शन बिल्डअप अभी अडानी समूह के लिए हो रहा है, लेकिन टोटली कुछ जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं मित्र, वो भी दुखी कर देने वाले आंकड़े हैं। अगर हम लोग इस समय देखें, भारतीय बाजारों में जो घरेलू निवेशक हैं उनकी संख्या अभी इस समय सर्वकालिक स्तर पर ऊंची है मित्रों, सर्वकालिक स्तर पर ऊंची है। तो घरेलू निवेशकों की संख्या बढ़ रही है बाजार में, लेकिन जो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या घट रही है। अगर 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक की बात करें तो कम से कम 9,600 करोड़ जो है कि वो पैसे बाहर जा चुके हैं। ये मैं इस तिथि को इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये 24 जनवरी की बात की स्थितियां हैं। तो आज अगर अडानी समूह को निवेशकों के पैसे के लिए दिक्कत हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में त्वरित तौर पे सरकार को चाहिए या फिर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज को चाहिए कि वो गहन जांच करे और उस गहन जांच को पारदर्शी तरीके से करे, जिससे कि भारतीय व्यवस्था के ऊपर और अडानी समूह के ऊपर जो आरोप लगे थे उसको लेके बिल्कुल एक स्पष्ट और पारदर्शी राय दुनिया की ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज बना सके और ग्लोबल इन्वेस्टर्स बना सकें। इस काम में जितनी देरी हो रही है, वर्तमान में वो नुकसान अडानी समूह को हो रहा है, आगे आने वाले समय में वो नुकसान पूरे भारत के परसेप्शन के संदर्भ में भी हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।